अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नॉवल यू आर माई हार्ट एपिसोड 4। तो नॉवल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पे अपलोड होने वाले नए नॉवेल्स के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें और नेक्स्ट एपिसोड भी बर वक्त मिल सके। तो भी स्टार्ट करते हैं नॉवल यू आर माई हार्ट एपिसोड 4। ज़बरदस्ती निकाह करवाया है तुम्हारे बाप ने और मैं इस ज़बरदस्ती के निकाह को नहीं मानता, इसलिए तुम मेरी बीवी नहीं हो। पता नहीं किस टाइप की लड़की हो जो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं रखना चाहते। जाओ, माफ़ करो बीबी, मुझे तुम जैसी बदकिरदार लड़कियों से नफरत है। हकारत से उसे देखता वो बाइक दौड़ाता वहाँ से निकलता चला गया था। एक बार भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगी। मुझे छोड़ के मत जाओ, खुदा के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ। इनफाल की चीखनुमा आवाज़ और सिसकियाँ उसे मध्यम सी सुनाई दी थी, मगर उसने कान लपेट लिए थे। उसके जाने के बाद इनफाल ने सहम कर यहाँ वहाँ देखा था। सड़क पर गाड़ियाँ आती जाती नज़र आ रही थीं। उसके पास पैसे नहीं थे, ना ही कोई और सामान, तो ऐसे में वो कहाँ जाती। वो चादर पर गिरफ्त करती फुटपाथ पर चलने लगी थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, मगर फिर भी वो बेनाम रास्ते पर चलती जा रही थी। बेध्यानी में उसने सड़क पार करनी चाहिए थी जब दाएं जानिब से आती गाड़ी से टकराई। जिस्म पहले ही दर्द से निढाल था, अब बाकी की कसर भी पूरी हो चुकी थी। बेहोश होने से पहले उसने खुद पर एक जर्क बर्क लिबास में मलबूस औरत को देखा था। उसे होश आया तो वो एक कमरे में थी। ये एक दरमियाने साइज़ का कमरा था जिसके बेड पर वो लेटी हुई थी। बाहर से अजब से शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, यूं जैसे नाच गाना चल रहा हो। उसकी चादर सराहने की जाने पड़ी थी। सर को थाम कर हवास संभालती वो उठी, चादर ओढ़ी और दरवाजे की जाने पड़ी। दरवाज़ा खोला तो अब गानों की आवाज़ वाज़े सुनाई देने लगी। ये एक राहदारी सी थी जिसके इतराफ में कई कमरे तरतीब से बने हुए। रंग बरंग नीम बरहना कपड़ों में मलबूस कई लड़कियां उसे राहदारी में चलती हुई नजर आईं। कई जवाब और उधेड़ उम्र मर्द उसे अजीब सी नज़रों से तकते लड़कियों के साथ कमरों में दाखिल हो रहे थे। उसने यूं ही चलते चलते अपने दाएं जानिब मौजूद कमरे की खुली खिड़की से अंदर झांका, मगर एक ही पल में नज़रों का जाविया दुरुस्त कर लिया। अंदर एक मर्द औरत इंतहाई नाजेबा हालत में मौजूद थे। उसका दिल खौफ से धड़का था। जाने कहाँ आ गई थी वो। चलते चलते वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर झांका तो कमरे के वस्त में एक लड़की लहंगा चोली पहने नाचती नजर आई। घुंघरुओं की छनकार कमरे में गूंज रही थी और कई मर्द कमरे में गाँव तकिए लगाए मसरूफ़ और मदहोश से अंदाज में सामने नाचती लड़की को देख रहे थे। एक पल में अनफाल मलिक को समझ आया था कि वो कोठे पर आ गई थी, और ये सोच आते ही वो अपने हवास खोती नीचे गिर चुकी थी। शहजाद मलिक और अबीज़ मलिक की इज्जत रुलने के लिए कोठे पे पहुंच गई थी और वो इस बात से बेखबर थे। बहराम अगले दिन एहसान के पास जा पहुंचा था। वो खेतों से ज़रा दूर मौजूद अमरूद के बागात में था। एहसान सिर्फ 5 जमातें ही पढ़ा था। आगे इसके बाप ने खुद ही पढ़ाई छुड़वा ली थी कि करना तो खेतों में काम ही है, फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई का। वो बाग में पहुंचा तो सामने ही एहसान एक दरख्त पर चढ़ा अमरूद तोड़ता नजर आया। नीचे आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। बहराम ने उसी दरख्त के नीचे खड़े होकर एहसान को पुकारा तो वह तेज़ी से नीचे उतर आया। पूरा गांव उसे जानता था, फिर बेअदबी करके वो सज़ा नहीं पाना चाहता था। हाँ जी साईं। उसने उसके सामने खड़े होते उसे सवालिया नज़रों से देखा तो वो उसे लिए एक जानिब चल दिया। दरख्तों की छांव में बैठकर उसने एहसान को देखा जो अभी तक खड़ा था, हाथ पुश्त पर बांध रखे थे जबकि नज़रें भी झुकी हुई थी। वो था तो वो 10 साल का, मगर अक्लमंद बहुत था। बैठ जाओ, बहराम ने कहा तो वो कुछ झिझकता हुआ बहराम से कुछ फासले पर उसकी तरफ रुख करके बैठ गया। कल तुम्हारी शादी हुई है? बहराम ने पूछा तो वो पुरजोश सा सर हिला गया। हाँ, जैसे अब्बा की अम्मा से हुई थी। एहसान का जोश काबिले दीद था, शायद वो बहुत खुश था। तू अब मलीहा का शौहर है, तुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है? बहराम ने पूछा था।
हाँ ना साईं, अब मेरी भी बीवी आ गई है। जैसे अम्मा अब्बा के सारे काम करती है, वैसे मलीहा भी अब मेरे सारे काम करेगी। मगर अम्मा ने कहा था कि मैं उससे बात ना किया करूं। एहसान ने एकदम उलझते हुए कहा, तू जानता है कि तू गांव का पहला इंसान है जिसकी इस उम्र में शादी हुई है। बहराम ने कहा तो एहसान शर्मा सा गया। अब मलीहा तेरी बीवी है, तू बता, तेरा अब्बा तेरी अम्मा से बात नहीं करता क्या, या मारता है उसे? बहराम ने खोजते अंदाज में पूछा तो वह तेजी से नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, अब्बा तो बहुत बातें करता है अम्मा से, और अब्बा ने कभी अम्मा को नहीं मारा, क्योंकि अम्मा बहुत अच्छी हैं। एहसान ने पुरसोच अंदाज में जवाब दिया। मलीहा भी बहुत अच्छी है, इसलिए तुम उसे कभी मत मारना, ना ही डांटना। तेरी अम्मा उसे इसलिए घर ले गई है ताकि उससे घर के सारे काम करवाए, और उसे जितना चाहे मार भी सकती है, बहराम ने कहा। हाँ, कल भी मारा था जब वो घर आई थी, एहसान ने बताया तो बहराम ने गहरा सांस भरा। तुम उसके शौहर हो, और अल्लाह तुमसे ही तुम्हारी बीवी के बारे में सवाल करेगा कि तुमने अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक किया। तेरे घर वाले जैसा सलूक चाहें करें, मगर तू उसके साथ हमेशा अच्छा सलूक करना। बहराम ने कहा तो वह सर हिला गया। ठीक है साईं, एहसान ने अदब से कहा तो वह मज़ीद गोया हुआ। जो आदमी अपनी बीवी से बुरा सलूक करता है ना, अल्लाह उसे आग में डाल देता है, जहाँ से उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए तुम हमेशा मलीहा का ख्याल रखना, बहराम ने उसे मज़ीद समझाया। मगर मैं आदमी नहीं हूँ, अभी छोटा बच्चा ही तो हूँ साईं, एहसान ने एतराज़ किया। आदमी नहीं है तो क्या हुआ, बीवी तो है ना तेरी। बस तुम मलीहा का ख्याल रखना, चुप कर, लेकिन छुप कर, बहराम ने कहा तो एहसान ने चौंक कर उसे देखा। छुप के? एहसान ने दोहराया। हाँ, छुप के, क्योंकि अगर तुम सबके सामने उसका ख्याल रखोगे तो तुम्हें भी मार पड़ेगी। तुम अपनी बीवी का ख्याल रखना, इसलिए नहीं कि मैंने कहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, बहराम ने संजीदगी से कहा। अपनी बातों से इस वक्त वो अपनी उम्र से कई गुना बड़ा लग रहा था। ठीक है साईं, एहसान ने उसके हुक्म पर सर खम कर दिया। अगर तुम मलीहा का ख्याल रखोगे तो अल्लाह तुमसे बहुत खुश होगा, और आज से हम पक्के दोस्त हैं। बहराम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वह बेयकीनी से उसे देखने लगा। पक्के दोस्त? मगर आप तो छोटे सरदार साईं हैं, एहसान ने उलझ कर पूछा। हाँ, तो क्या हुआ, तमाम इंसान बराबर हैं, इसलिए आज से हम पक्के दोस्त हैं, और पक्के दोस्त एक दूसरे की बातें मानते हैं। तुम भी मेरी बातें मानोगे। बहराम ने खुद ही उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया तो वो खुशी से सर हिला गया। बहराम अब मुतमईन था, उसे लगता था एहसान को ये सब समझाकर उसने मलीहा की थोड़ी सी मदद कर दी है। अब तो एहसान उसका दोस्त था जिसे वो जैसे चाहे हैंडल कर सकता था। अभी इसको इतने बुरे हाल में घर आता देखकर सबकी जान पर बन आई थी। सब लोग ही घर पर थे। हमसा और हुस्ना तो बाकायदा रोने लगी थी, जबकि अजिया का बस नहीं चल रहा था कि उसकी हर तकलीफ खुद पर ले ले। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही, दिलावर मलिक ने 100 बार पूछा। सवाल फिर से पूछा था। वो जो निढाल सा लाउंज में मौजूद 3 सीटर सोफे पर लेटा था झिझला कर उठा था। कहा ना कि एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर मान क्यों नहीं लेते? आह, वो चटक उठा था, मगर फिर सूजे गाल में उठती तकलीफ पर रहा था। तुम आराम करो, अभी मैं डॉक्टर को घर पे ही बुला लेती हूँ, किरण ने परेशानी से कहा, जिस पर उसने खिलाफ तवक्को कोई जवाब नहीं दिया था। दिलावर मलिक उसे लिए उसके कमरे में चले आए थे। उसके कमरे में आकर सीढ़ियाँ चढ़ते वो उसे एहतियात से ऊपर लाए थे। हमसा, हुस्ना और अजिया भी उसके साथ ही थीं। भैया ठीक तो हो जाएंगे ना पापा? हुस्ना ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम लोग फिक्र मत करो, अभी ठीक हो जाएगा। दिलावर मलिक ने उसका गाल थपथपाया। वो उसे हस्पताल ले जाना चाहते थे, मगर अबीस ने दो टोक इनकार कर दिया था। उन्हें लगता था कि वो किसी से लड़ झगड़ कर आया है, क्योंकि उसका हुलिया एक्सीडेंट की वजह से तो ऐसे नहीं हो सकता था। मगर वो कुछ बताए तब ना। कुछ देर बाद डॉक्टर आ चुका था। अभी इसका चेकअप करके उसकी मरहम पट्टी की कुछ मेडिसन्स और मरहम लिख कर दिया, जिसे दिलावर मलिक ने थाम लिया। अभी इसको पहन
अबीज़ को पेन रिलीफ का इंजेक्शन लगाकर वो चले गए थे। किरण को अबीज़ का ख्याल रखने का कहकर वो खुद उसके लिए दवाइयाँ लेने चले गए थे। किरण उसके लिए सूप बना कर ले आई थी, जिसे पीने के बाद वो खुद में कुछ ताकत महसूस कर रहा था, वरना जितना वो पिट चुका था उसे लगता था कि वो अंदर का सारा उसका निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। दवाइयाँ खाने के बाद वो तकिए पर आंखें मूंदे लेट गया था। सब लोग उसके कमरे से जा चुके थे ताकि वह आराम कर सके। आज जो हुआ था वो शायद कभी नहीं भूल सकता था, मगर कबूल भी नहीं कर सकता था। वो उस निकाह को ज़बरदस्ती मानता था और हरगिज़ भी उस लड़की को कबूल करने वाला नहीं था। उसने जेब में हाथ डालकर वो निकाह नामा निकाला और बगैर पड़े फाड़ कर अनगिनत टुकड़े करता साइड टेबल की दराज में डाल गया। कि उसके लिए एक स्याह दिन की माने था जिसे वो याद नहीं रखना चाहता था। सर झटक कर आंखें मूंदता वो सोने की कोशिश करने लगा। 11 साल बाद। वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमा था कि लगता है अभी कल ही की बात है। 11 साल गुजर गए थे और पता भी नहीं चला। वक्त की यही खासियत तो सबसे अच्छी है कि अच्छा हो या बुरा बिलाखिर गुजर ही जाता है। गांव में इस वक्त सुबह सवेरे का समा था। हर तरफ बादलों ने बसेरा किया हुआ था, जिससे लगता था कि बारिश होगी। ठंडी ठंडी हवाएं खेतों को लहलहाने पर मजबूर कर रही थीं। ऐसे सुहाने मौसम में वो भी तेज तेज कदम उठाता अपने पीछे चलते अपना मुलाजिम कम दोस्त ज़्यादा को खेतों में डाले जाने वाली खाद की बाबत बता रहा था। इस महीने कितने मजदूरों ने कितना काम किया और किसको बोनस मिलेगा, ये सारी तफसीलात वो अपने पीछे आते एहसान को बता रहा था, जो एक रजिस्टर पर सारा कुछ नोट करता जा रहा था। एक जगह मौजूद सरसों के खेतों के करीब रुक कर उसने निगाह मोड़कर एहसान को देखा, जो रुक चुका था, मगर सर झुका कर रजिस्टर पर अभी भी कुछ लिख रहा था। उसने सर झटका और खेतों में दाखिल हो गया। उसने चुनकर कुछ अच्छे अच्छे जर्द फूल तोड़ना शुरू किए। जब हाथों में फूल का तकरीबन गुलदस्ता बन गया तो उसने एहसान की जानिब देखा, जो अब रजिस्टर से सर उठाए हैरत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। तुमने आखिरी बार मेरी बहन को तोहफा कब दिया था एहसान? उसने संजीदगी से सवाल पूछा तो एहसान कान खुजाने लगा। अच्छे से याद नहीं, मगर शायद घर से निकलने से पहले, एहसान ने पुरसोच अंदाज में कहा तो वह ज़हरीला मुस्कुराया। और तुमने उसे क्या तोहफा दिया था? बहरान ने एक बार फिर पूछा। गोभी का फूल, एहसान ने खुश इखलाकी से बताया तो बहराम ने नफ़ी में सर हिलाते एक मुक्का उसके कंधे पर रसीद किया था। 2 जमायतें और पढ़ लेते तो पता होता कि लड़कियों को कोई भी फूल दे दो, मगर गोभी का फूल कभी नहीं। बहराम ने उसके इल्म में इजाफा किया तो अचनबे से उसे देखने लगा। मगर क्यों सरदार साईं? एहसान ने पूछ ही लिया तो उसने ऐसे एहसान को देखा जैसे कोई उस्ताद अपने नालायक शागिर्द को देखता है। क्योंकि गोभी के फूल से खुशबू नहीं आती और वो साइज में बड़ा होता है, जिसे कोई भी लड़की अपने बालों में नहीं लगा सकती। उसने कहते हुए एहसान के सामने सरसों के फूलों का गुलदस्ता किया। इसका क्या करूं? एहसान ने वो गुलदस्ता एहतियात से थामा कि वो बंधा हुआ नहीं था। अपनी बीवी को तोहफे में देना, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है और वो अपना वादा याद रखना। बहराम ने कहकर उससे रजिस्टर थामा तो वो घर की तरफ चल दिया। हर मुलाकात के इख्तिताम में वो उसे उसका वादा ज़रूर याद दिलाता था कि उसे हमेशा मलीहा का खुद से बढ़कर ख्याल रखना है। गुजरे वक्तों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन नहीं बदले थे तो गांव के रस्म व रिवाज और सरदार शराफत जगतोई का सख्त मिजाज। बहराम 24 साल का हो चुका था और कुछ ही देर में उसको गांव की सरदारी मिलने वाली थी। मलीहा के वनी होने के बाद से लेकर अब तक वो 3 लड़कियों को वनी होते देख चुका था, मगर उसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो कुछ कर पाता। तभी दिल पर पत्थर रखकर रह जाता। वो तीनों लड़कियां अपने ऊपर हुए जुल्म बर्दाश्त न करते वनी होने के 2-2, 3-3 साल बाद ही चल बसी थी। ऐसे में सिर्फ मलीहा ही थी जो साबित कदमी से न सिर्फ अपनी सास के मजालम सहती थी, बल्कि अब तक जिंदा सलामत थी। शायद उसके साथ एहसान का साथ था, इसलिए बहराम जगतोई ने मैट्रिक के बाद FA का इम्तिहान प्राइवेट ही दिया था। बाद में उसने तालीम छोड़कर गांव और अपने खेतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। 18 साल का होने के बाद
ज़मीनों और मज़दूरों का सारा हिसाब किताब वही देखता था। रही बात बख्तियार की, तो उसने अपनी तालीम जारी रखी थी और इस वक्त वो एग्रीकल्चर की डिग्री लेने के बाद एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता था। वो तालीम हासिल करने के बाद शहर में ही जॉब करता था और हर वीकेंड में घर पे आया करता था। सरदार शराफत ने उसे गांव में रहने का हुक्म दे दिया था, मगर उसने कहा था कि जब तालीम हासिल की है तो फिर इससे मुतल्लिका काम भी तो करे। खाली खुली तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा, जिस पर वो मान गए थे। अनफाल के साथ हुए वाक़ये और उसकी गुमशुदगी बहराम और हवेली वालों के लिए काफ़ी हैरान कुन थी। जो कुछ सादिया ने बताया था उस पर किसी को यकीन नहीं आया था। बहराम और बख्तियार अनफाल से बेहद मोहब्बत करते थे और उसे अपनी बड़ी बहन मानते थे। बहराम 21 साल का था जब उसने अनफाल की अपने तौर पर तलाश शुरू करवाई थी। इस काम में एहसान ने उसका बेहद साथ दिया था। शहर में ही उन्हें मालूम हुआ था कि इनफाल को कोठे पर देखा गया है, लेकिन जिस कोठे का मालूम हुआ था वहां जाकर भी वो देख चुके थे। वो उन्हें वहां नहीं मिली थी। कोठे की बाई का कहना था कि वो उसे आगे बेच चुकी है और किसको बेचा है ये मालूम नहीं हो सका था, क्योंकि वो शख्स कोई नया ही था जिसने इनफाल को ख़रीदा था। बहराम ने उस आदमी के बारे में मालूमात हासिल करवाने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 3 साल से वो इस आदमी को ढूंढ नहीं पाया था। वो घर में दाखिल हुआ तो सामने ही उसकी माँ सहन में दरख्त की छाँव में बैठी नजर आई। उसके सामने ज़मीन पर उसकी बहन बैठी हुई थी, जो अपने बालों में तेल लगवा रही थी। अगले महीने उसकी शादी थी। लड़का पास वाले गांव से ही था, जिसके साथ रिश्ता पक्का किया गया था। उसका बाप तो तभी मर गया था जब वो 15 साल का था और तब से घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। एक नज़र उन पर डालकर वो कमरे की जानिब जाने लगा जब पीछे से उसकी माँ उबैदा ने आवाज़ लगाई। कहाँ जा रहा है? उबैदा ने सख्त लहजे में पूछा। अपने बेटे का यूं उस वनी के आगे पीछे फिरना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाहर से थका हारा आया हूँ तो आराम ही करने जाऊंगा ना, बेजार से लहजे में कहकर वो अंदर के कमरे की जानिब बढ़ा था। अपनी माँ का यह जासूसाना रवैया उसे हमेशा कोफ्त में मुब्तला कर दिया करता। जाकर मरहम लगवा उस चुड़ैल के जख्मों पर। उबैदा बुड़बुड़ाई तो उसके सामने बैठी हबैबा ने गहरा सांस भरा। तुझे क्या मिलता है उसे तकलीफ पहुंचाकर अम्मा? घर के सारे कामकाज तो करती है वो, हबैबा ने तासुफ से कहा। वनी है वो, मगर अपनी औकात भूल जाती है, तभी उसे उसकी औकात याद दिला देती हूँ। उबैदा ने सख्त गुस्से में कहा तो वह खामोश रह गई, और अगर ज़्यादा बोलती तो वो खुद भी माँ के मुंह से 4 सुननी पड़ती। वो उस कमरे की तरफ आया जो मलिहा के लिए मखसूस था। हाथ में पकड़े शॉपर से सरसों के फूल का गुलदस्ता निकाला, जिसे उसने खुद ही अच्छे से बांध लिया था ताकि फूल ना बिखरें। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, जिसे धीरे से खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें फटी थीं। सामने ही मलिहा खड़ी अपनी शलवार पंडले से ऊपर घुटने तक उठाए वहां कोई मरहम लगा रही थी। एहसान की आंखें फटने का सबब उसकी सडोल सी खूबसूरत टांग नहीं, बल्कि उसकी गोरी टांग पे लंबाई के रुख चला हुआ वो बदनुमा सा निशान था जिस पर आबले बने हुए थे। सरसों के फूल उसके हाथ से नीचे जा गिरे थे। वो तेजी से उसकी तरफ आया, जबकि खटके की आवाज़ पर उस सर उठाकर सामने देखती मलिहा एहसान को पाकर हड़बड़ाकर उठने लगी थी, मगर एहसान ने तेजी से उसे बाजुओं से दबोचते हुए वहीं बैठे रहने पर मजबूर कर दिया था। कैसे हुआ यह सब? इतना कैसे जल गया? उसने तशवीश भरे लहजे में उसका पाँव हाथ में थामे टांग जरा सी ऊपर उठाकर उसका मुआयना करते पूछा। कुछ नहीं। वो आग जलाते हुए लकड़ी गिर गई थी टांग पर। मलिहा ने उसकी गहरी आंखों से निगाहें चुराते हुए अपना पाँव छुड़वाना चाहा, मगर एहसान की गिरफ्त मजबूत थी। सुकून से बैठी रह। उसे मुज़ाहमत करते देखकर वो दबा दबा सा चीखा तो वो अपनी जगह पर जम गई। नजरें एहसान के नक्कुश पर जमी थीं। 21 साल का हो गया था वो, मगर अपने डेल डोल और कसरती जिसामत की वजह से अपनी उम्र से कई गुना बड़ा लगता था। उसके दराज कद और मजबूत जिस्म के सामने वह दब सी जाती थी। खुद वो 26 साल की थी, मगर उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो अपने 21 साला शोहर से 5 साल बड़ी है। मुतनासिब कद, सडोल और दुबला पतला सा सरापा, तीखे नैन, नकूश और मासूमाना अंदाज, वो बहुत प्यारी थी।
क्या कर रहा है? वो जो सामने वो जो उसे देखने में मसरूफ़ थी, जलन के मारे बोल उठी। एहसान जो उसके ज़ख्म पर खुद मरहम लगाने लगा था, बेदहानी में उंगली ज़ख्म पर चबो गया था, जिसका एहसास उसे मलिहा की चीख से हुआ था। नाच रहा हूँ, चिढ़ कर कहता वो एक बार फिर ध्यान से मरहम लगाने लगा। अब उसे क्या बताता कि उसकी ये सडोल सी गोरी टांग उसका ध्यान कहीं और ही भटका रही है, और ऊपर से उसकी नज़रें उसे किसी और ही दुनिया में लेकर जा रही हैं। नाचना आता है क्या तुझे? मलिहा ने दिलचस्पी से पूछा। तू कहेगी तो सीख लूँगा। उसने नज़रें उठाकर मलिहा को देखा, जो उसी को देख रही थी। नज़रें मिलने पर तेज़ी से नज़रें चुरा गई। एहसान मुस्कुराया। वो उससे नज़रें नहीं मिलाती थी, जिसकी वजह से वो कभी जान ही नहीं पाया था। ये अम्मा ने किया है ना? एहसान ने अचानक पूछा तो वो बेसाख्ता सर असबात में हिला गई। फिर समझ आने पर तेज़ी से सर नफ़ी में हिलाया। इतना डरती क्यों है तू उससे? बंदे नहीं खाती वो। उसके ज़ख्म पे अच्छी तरह से मरहम लगाकर वो पलंग पर उसके बराबर बैठा तो वो खिसक कर पीछे को हुई। ये दूर दूर क्यों जाती है? बीवी है तू मेरी। एहसान ने उसके दूर होने पर चोट करते कहा। ज़बरदस्ती की बीवी हूँ, वो भी बूढ़ी बीवी। मलिहा ने यासियत से कहा तो वो गहरा सांस भर कर रह गया। इतना क्यों सोचती है तू? बूढ़ी है या जवान है, तू मेरी बीवी है ना? अच्छा चल छोड़, ये बता दर्द तो नहीं हो रहा? एहसान ने बात बदली तो वह नफ़ी में सर हिला गई। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है माला। कुछ देर की चुप्पी के बाद अचानक एहसान ने कहा तो वह चौंक कर उसे देखने लगी, मगर उसकी आंखों से छलकते जज्बात देखकर वो ज़्यादा देर तक उसकी तरफ देख नहीं पाई थी। वो बचपन से ही उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करता था। कभी बाहर से कुछ खाने को लाता तो कभी कुछ। उबैदा ने कई बार उसे मना किया था कि मलिहा को कुछ नहीं मिलेगा, जिसे उसने कभी नहीं माना था। 2 बार उसे मार भी पड़ी थी कि वो क्यों मलिहा की इतनी तरफदारी करता है, जिस पर वो छुप कर उसके लिए चीज़ें लाने लगा था। घर में कोई फल आता तो अपने हिस्से का भी मलिहा को दे देता, क्योंकि वो जानता था कि मलिहा को सिर्फ 2 वक्त का ही खाना मिलता है और कुछ नहीं। कपड़े भी उसे हबीबा के मिलते थे, जो पुराने ही होते थे। हबीबा मलिहा से 1 साल छोटी थी, जो मलिहा के साथ नॉर्मल रवैया ही रखती थी। पहले पहले मलिहा एहसान की तरफदारी पर बेहिस सी रहती थी, मगर एक दिन उसने एहसान से पूछ ही लिया था कि वो ये सब उसके लिए क्यों लड़ता है, सबसे उसके लिए क्यों लड़ता है, क्यों मार खाता है। जिस पर एहसान ने कहा था कि वो उसकी बीवी है, इसलिए। इस जवाब के बाद आइंदा मलिहा ने कभी एहसान से कोई सवाल नहीं किया था। उस घर में एक एहसान ही था जो उसके लिए ठंडी हवा का एक झोंका था, जिसे मलिहा की परवाह थी, और मलिहा को अच्छा लगता था कि कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। इन गुजरे सालों में उस घर वालों में से कोई भी उससे मिलने नहीं आया था, ना ही उसे मिलने जाने दिया गया था। उसका घर से बाहर निकलना मना था। उबैदा ने उसे कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया था। अगर बीमार भी पड़ जाती तो घर में ही दवा दे दी जाती। गुजरते वक्त के साथ साथ एहसान की उससे उनसियत बढ़ती गई थी, और ये उनसियत कब मोहब्बत में बदली एहसान को भी नहीं पता चला था। जब जब मलिहा को उसके घर वालों की तरफ से ज़ख्म मिले थे, तब तब एहसान ही होता था जो उसके ज़ख्मों पर मरहम रखता। वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा था। जब छोटा था तब छुप कर, ढके जब छोटा था तब छुप कर, मगर अब डंके की चोट पर उसकी परवाह करता था। माँ को जताता था कि वो उसके लिए मलिहा कितनी अहम है। उबैदा बस नाक मुंह चढ़ा कर रह जाती कि बेटे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। एहसान के ताया ताई आज से 6 साल पहले अपने बच्चों के साथ शहर चले गए थे, जिस पर सबसे ज़्यादा खुशी एहसान को ही हुई थी, क्योंकि उसकी ताई जानबूझकर मलिहा को ज़दोकोब किया करती थी। एहसान के बदलते जज्बात मलिहा को भी जल्द ही महसूस हो गए थे, जिस पर वो घबराने लगी थी। वो बच्ची नहीं, एक समझदार लड़की थी, और अगर उबैदा को पता चल जाता तो शायद उसमें भी मलिहा का ही कसूर निकाला जाता। एहसान के मुंह जोर होते जज्बात उसके दिल में भी एहसान के लिए जज्बात पैदा करने लगे थे, मगर वो डरती थी। अपना हक लेने के बाद वो बदल गया तो क्या करेगी? पहले पहल तो वो बस आंखों ही आंखों से सब कुछ जता जाता था, मगर पिछले 1 साल से उसने लफ्ज़ों में इजहार करना भी शुरू कर दिया था।
जिस पर वो खाइफ होकर रह जाती। उसने कभी मलीहा के करीब आने या उसे छूने की कोशिश नहीं की थी, जिस पर मलीहा सुकून में थी, मगर कब तक उसे रोक सकती थी। वो कभी कभी उसकी बेनियाजी और ख़ुद को नज़रअंदाज किए जाने पर खफा भी हो जाता था, मगर जब मलीहा उसे ना मनाती तो खुद ही मान भी जाता कि उसके बगैर तो वो एक पल भी नहीं रह सकता था। नाराज़गी में वो हमेशा उसे मलीहा कहकर पुकारता था, जब कि यूं वो उसे माला ही कहा करता था। जवाब नहीं दिया तूने? एहसान ने अब की बार उसका हाथ थामा तो वह कपकपा उठी। तूने कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे? मलीहा ने नज़रें झुकाते जवाब दिया। तो अब पूछ लेता हूँ, बता क्या मैं अच्छा लगता हूँ तुझे? एहसान ने झट से पूछा। तुम मुझे बुरे नहीं लगते, मलीहा ने गोलमोल सा जवाब दिया। मतलब अच्छा लगता हूँ। एहसान ने पुरशौक नज़रों से उसे देखा। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मलीहा ने उसकी बात की नफ़ी की तो खफकी से उसे देखने लगा। तो फिर साफ साफ बता देना कि कैसा लगता हूँ तुझे? एहसान ने नरमी से पूछा तो वो गहरा सांस भर के रह गई। वो उसे कैसे बताती कि वो उसे कितना अच्छा लगता है? ये उम्रों का फ़र्क कभी कभी हमारी बहुत सी ख्वाहिशों को हसरत में बदल देता है, जो कभी पूरी नहीं होती। जोरू का गुलाम हो गया है क्या, जो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा? बाहर से आती उबैदा की कड़कदार आवाज़ मलीहा की गुलो खलासी करवा गई थी, मगर ये बस मलीहा की सोच ही थी। बात कर रहा हूँ मैं उससे ज़रूरी, और तुझे इतना तो पता है ना, जब मियाँ बीवी मसरूफ़ हों तो उन्हें टोकते नहीं। दरवाजे तक जाकर तंजिया नज़रों से माँ को देखकर वो भी उसी के अंदाज में बोला और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके नीचे गिरा। अपनी नाकदरी पर रोता हुआ सरसों के फूल का गुलदस्ता उठाया और मलीहा की जानिब बढ़ा। इतने नखरे न किया कर, उठा तो सकता हूँ मगर मुझे उठाने नहीं आते। मलीहा के सामने बैठते उसने सरसों का एक फूल का निकाल कर मलीहा की चुटिया में लगाकर बाकी उसकी गोद में रख दिए। तुम मुझसे बहुत छोटे हो एहसान, मलीहा ने उसे कुछ जताना चाहा। तू तो मुझसे बड़ी है ना, बस यही ठीक है। इतना कहकर वो एहतियात से उसे अपने करीब कर गया। उसके इरादे मलीहा को आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। तू मुझसे 4 साल छोटा है, मलीहा ने एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए थी। लगता हूँ क्या छोटा? एहसान ने उसे देखते संजीदगी से सवाल किया तो मलीहा ने एहसान को देखा, जो घटा की तरह उस पर छाया हुआ था। मकान के अंदाज में सर नफ़ी में हिलाया तो वो दिलकशी से मुस्कुराता उसे करीब कर गया। मेरी टांग, मलीहा ने एक बार फिर उसे रोकना चाहा। परवाह है मुझे तेरी। एक तंजिया नज़र उसकी टांग पर डाली, जिसको वो एहतियात से एक तरफ कर चुका था कि उसे तकलीफ़ ना हो। अम्मा, इससे पहले कि मलीहा उबैदा का नाम लेकर उसे रोकती, वो उसके लफ्ज़ों को कैद करता उससे मुंह बंद रखने पर मजबूर कर गया था। खुद को उसकी गिरफ्त में महसूस करती वो बेबसी से हिल भी नहीं पाई थी कि बेहतियाती में तकलीफ़ उसकी टांग को ही होनी थी। एहसान की बढ़ती गुस्ताखियाँ मज़ीद जाने कितनी देर तक जारी रहती, मगर दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक पर वो खुद पर काबू पाता पीछे हटा था। दरवाजे को इतनी ज़ोर से पीटा जा रहा था कि लगता था जैसे तोड़ ही दिया जाएगा। आइंदा मत कहना कि छोटा हूँ मैं। एहसान उंगली उठाकर तनबीह करते उसके खून छलकाते चेहरे को देखा तो वो सिमटी हुई नजरें चुराती सर हिला गई। क्या अजाब आ गया है जो दरवाज़ा तोड़ने पे तुली हो? एहसान ने दरवाज़ा खोलकर उबैदा को देखते हुए तड़क कर कहा। हाँ हाँ बेटा, अब तो तू ऐसे ही बात करेगा अपनी माँ से। खुद मुख्तार जो हो गया है ना, इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए कि आज तू हमें ही आंखें दिखाएगा। गाल पीटती हुई उबैदा एहसान को एक आंख न भाई थी। ऐसा क्या कर दिया है जो यूं बोल रही है तू? एहसान ने उकता कर कहा कि ये ड्रामा तो हर 2 दिन बाद लगता था। जब जब वो मलीहा के कमरे में जाता था। ये अलग बात है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में उबैदा सोचती। तेरा बाप क्या मरा, तूने तो आंखें ही फेर ली। अरे वनी है वो वनी, जिसके लिए मरा जा रहा है तू। अगर इतनी ही अजीज़ है तुझे तो हम सबको आग लगा दे उसके लिए। उबैदा का रोना बिलखना अरूज पे था। हबीबा ने भी माँ की नौटंकी पर माथा पीटा था, जिसके आंसू भी नहीं निकल रहे थे।
अंदर बैठी मलिहा कसूरवार ना होते हुए भी शर्मिंदा हो रही थी। वनी है तो क्या हुआ, इंसान भी तो है ना वो, और मैं क्यों आग लगाऊंगा तुझे। माँ है तू मेरी, जान से ज़्यादा चाहता हूँ तुझे। अब की बार नरमी बरतता वो उसे खुद से लगा गया था, जिस पर उबैदा का वावेला कम हो गया। माँ थी वो, उसकी लाख उस पर गुस्सा सही, मगर उसको यूं रोते भी नहीं देख सकता था। तो फिर छोड़ दे उस कलमूही की जान, मेरा बेटा है ना, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी, बल्कि कुछ भी नहीं कहूँगी, बस तू उसके करीब ना जाया कर। उस अब की बार उबैदा की आंखों में सच में आंसू थे, जिन्हें देखकर एहसान ना चाहते हुए भी पिघला था। ठीक है, नहीं जाऊंगा उसके करीब, अब तू चुप कर जा, तुझे रोता नहीं देख सकता मैं। एहसान ने उबैदा के आंसू पूछते नरमी से कहा, तू बता कि माँ अहम है या वो लड़की, क्या मेरे लिए नहीं छोड़ सकता उसे। बहते आंसुओं के दरमियान उसने एहसान से पूछा था। तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप अगली किस्त की भी शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।